स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, और आज की वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम, कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा अगर ऊपर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 है, 0 न्यूटन अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा। मान लेते हैं एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसपे आपको फ्रिक्शन जो है बहुत कम लगे। जैसे आइस है, स्केटिंग करते हैं लोग तो उसके ऊपर जो लोग मूव करते हैं तो उनको रुकने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई रुकावट नहीं है, तो कोई रुकावट नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट, उसको रुकने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। This means if an object is moving on a frictionless path and no other force acting upon it, the object would be moving in uniform motion forever. जैसे आउटर स्पेस की अगर हम बात करते हैं, स्पेस में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप हल्का सा पुश कर देते हो तो अगर वो किसी दूसरे प्लेनेट की या किसी बॉडी की ग्रेविटी को के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो मूव करता रहेगा। एक मूवी मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, ग्रेविटी मूवी आप देखना, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आएगा। स्पेस के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश कर दिया है तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ऐसे में जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही सिचुएशन अगर हम अर्थ के ऊपर इमेजिन करें तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड से मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। बट ये प्रैक्टिकली जो हमने बात की, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, हमेशा मूव करता रहेगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स as opposing forces we need to apply an external force to encounter the opposing force. हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए हमें एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, अगर आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाती है, और ब्रेक लगाने की वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है, एयर से मिलने वाला रेजिस्टेंस है, आपके ब्रेकिंग में जो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उससे आपकी जो स्पीड है वो मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो फोर्सेस हैं ये नेसेसरी हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, किसी को स्टॉप कराने के लिए। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन से पहले मैं आपको एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया को हम जड़त्व, हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। अब इसका रिलेशन है मास से। मास से क्या रिलेशन है वो समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मान लो 500 kg है। मास की वैसे ये यूनिट नहीं, मास की यही यूनिट है। मास में और वेट में एक डिफरेंस होता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मास जो है हमारा, मान लो वो 500 kg है। अब 500 kg के किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना कितना इजी है या हार्ड है, आप खुद ही सोच सकते हैं। एक हल्का सा एक इमेजिन करिए कि 1 लीटर की वाटर की बॉटल है और एक 500 लीटर की हमारी एक वाटर टैंक है। किसको मूव करना इजी होगा? ऑब्वियसली 1 लीटर वाले ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। तो ये जो इनर्शिया है ये इसका रिलेशन है मास से। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया हमारा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे वो अपने जो मोशन है, अपनी स्टेट है, उसको चेंज करने से कतराता है। मान लो अगर मेरे पास एक टेबल है, मान लेते हैं एक टेबल है, इस टेबल को मुझे मूव करना है और इसके ऊपर मैंने एक हाथी बिठा दिया है जिसका
चलो हाथी नहीं एक बच्चा बैठा दिया जिसका वेट है 50 kg। अब इस टेबल को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपोज कर रहा है अपने अंदर आने वाले किसी भी चेंज को, अपनी स्टेट को, कि जैसे अब वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब यहीं से हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको समझते हैं कैसे। An object remains in the state of rest or of uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? until it is compelled to change motion along a straight line obviously, until it is compelled to change the state by applying external force। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो अपनी स्टेट को जिस भी स्टेट में वो है वो उसी में रहना चाहेगा। अब इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर रहा है, अपने मोशन में पढ़ाई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम उसकी स्टेट को चेंज नहीं करते। एक गाड़ी रुकी हुई है, इस गाड़ी के ऊपर जब तक हम फोर्स लगा के इसको मूव नहीं करते ये गाड़ी कैसी रहेगी? अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये गाड़ी अगर मूव कर रही है तो ये मूव करती रहेगी कब तक? जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते जिससे कि ये गाड़ी रुक जाए। अब आप पूछेंगे, इसी में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब एक गाड़ी मूव कर रही होती है, अगर हम उसमें ना ही एक्सेलरेट करें ना ही हम ब्रेक लगाएं तो थोड़े टाइम के बाद वो जाके रुक जाएगी। ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि रोड के साथ जब वो गाड़ी के टायर्स कनेक्टेड है वहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, उसके अलावा जो एयर है वो भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है हमारी गाड़ी को। इस वजह से क्या होगा कि हमारी गाड़ी इवेंचुअली आके रुक जाएगी। बट ये जो एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, इसकी वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप कर जाएगा। दिस मीन्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट। इस लॉ से हम क्या समझ सकते हैं? हम इस लॉ से ये समझ सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट में ही रहना चाहता है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। इसी का एक हम एक छोटा सा रेफरेंस अपनी रियल लाइफ से भी ले सकते हैं कि हमें कंफर्ट जोन पसंद है। हम अपने आप को बदलाव करने से कतराते हैं कि हमें अगर कोई भी चेंज करना है अपने आप से, अपने अंदर, तो उस चेंज को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वो जब तक स्कूल नहीं जाएगा सर्दियों के मौसम में बिल्कुल उठेगा ही नहीं बेड से जब तक उसकी मम्मी या उसके पेरेंट्स उसको उठाए नहीं। तो ये क्या है? एक तरीके का रेजिस्टेंस है कि हमें आराम पसंद है, हम आराम ही करना चाहते हैं। तो इसी को हम रिलेट करते हैं फिजिक्स के टर्म में। तो एक ऑब्जेक्ट जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेगा तब तक वो अपनी जो प्रीवियस स्टेट है उसी को मेंटेन रखना चाहेगा। और वो चेंज कब करेगा? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग उसका यूनिफॉर्म मोशन है, उसी में रहेगा until it is compelled to change the state by applying external force। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो जो भी उसकी स्टेट है उसी में रहना चाहेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब इनर्शिया के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। बस में हम ऑलमोस्ट सभी ट्रैवल करते हैं, बस, कार, किसी न किसी व्हीकल में हम ट्रैवल करते हैं। तो जब एक बस रुकी हुई है और सडनली वो जो मोशन में आती है तो उसके अंदर जो हम पैसेंजर खड़े होते हैं हम पीछे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का, बस का जो नीचे वाला हिस्सा है ये मोशन में आ जाता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो रेस्ट में रहता है, उसको मोशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। A person standing in the bus falls backward when a bus starts moving suddenly. This happens because the person in the bus
बोथ आर इन रेस्ट वाइल बस इज नॉट मूविंग। जब बस मूव नहीं कर रही थी दोनों रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन जैसे ही हमारा जो बस स्टार्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो पर्सन के जो लेग्स होते हैं वो भी बस के जो जिस नीचे हिस्से से वो कनेक्टेड है उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो नहीं मूव कर पाता, जिसकी वजह से पर्सन जो है पीछे की तरफ गिर जाएगा अगर वो अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है। सिमिलरली अगर हमारा गाड़ी मूव कर रही है और सडनली ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगने पे क्या होगा कि सभी आगे की तरफ गिरेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बस का नीचे वाला हिस्सा है वो तो सडनली रुक जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको रुकने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो इनर्शिया है, हमारा जो वेट है, उसकी टेंडेंसी है वो तो अपना जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा, और जैसे ही वो हमारा वेट हमें क्या करेगा, हमें आगे की तरफ पुश कर देगा, और जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। A person standing in the moving bus falls forward if a driver applies brake suddenly। अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो पर्सन आगे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो पर्सन बस में स्टैंड किए हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो बस के साथ साथ मूव कर रहे हैं, बट जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं तो बस की स्पीड सडनली डिक्रीज हो जाती है और जो बस होती है वो सडनली रेस्ट में आ जाती है। लेकिन जो पर्सन होता है उसको रेस्ट में आने में हल्का सा ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन की बॉडी है वो मोशन में ही रहती है और इस वजह से वो आगे की तरफ गिर जाती है। अब सर्दियां आएंगी, कुछ टाइम में सर्दी आने वाली है। अभी अगस्त आधा बीत गया है और कुछ टाइम में हमारे क्या आएगी, सर्दी आना शुरू हो जाएंगी। अब सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों के आने से पहले सभी अपने रजाई गद्दे निकालेंगे, अपने जो गद्दे होंगे, रजाई होगी, उनको क्या करेंगे, उनको धूप में डालेंगे और उनके अंदर जितने भी धूल मिट्टी जमा है उन सबको निकालेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, एक दीवार पे या फिर एक रस्सी पे उनको टांग देंगे और उसको क्या करेंगे, स्टिक से बीट करेंगे। जब हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टिक से बीट करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे वाटर या फिर जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में ही रहेंगे और जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा रजाई है या गद्दा है, वो मोशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है उससे निकल जाएंगे। जब हम कपड़े सुखाते हैं, वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम बात कर रहे हैं जब हम कपड़ों को झटका देते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं और जो हमारे कपड़े होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी जब हम कपड़े को झाड़ते हैं या झटका देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारा कपड़ा थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा कैरम बोर्ड के अंदर हमारा स्ट्राइकर होता है। जब कैरम बोर्ड हम सभी ने खेला है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अब कैरम बोर्ड के अंदर क्या होता है, कैरम बोर्ड के अंदर जब हम स्ट्राइकर से हम कैरम को या जो हमारे कॉइन्स होते हैं उनको हिट करते हैं तो एक कॉइन निकल जाता है, बाकी सब वही के वही रहते हैं। तो ये भी हमारा क्या करता है, बताता है, ये भी हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करता है। हम इनर्शिया को समझ चुके हैं, मास को समझ चुके हैं। जो हमारी एक इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा इनर्शिया होता है, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो पुश करने के लिए हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुश करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो उसको मूव करना इजी है और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इस चैप्टर के अंदर जो मैं एक एक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक लॉ ऑफ मोशन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। आज की वीडियो में हमने क्या किया, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज की वीडियो में बात की है, हमने बात की है इनर्शिया की, मास की। हमने बात की गैलीलियो के जो कॉन्सेप्ट थी कि फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। उसके बाद हमने
इनर्शिया की बात की, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया की बात की, और हमने बात की एप्लीकेशंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हमारे एप्लीकेशंस बात की हमारी डेली लाइफ से जो रिलेटेड है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल से ही रिलेटेड है कि कई लोग क्या करते हैं कि बस से जब उतरते हैं तो फेस को पीछे की तरफ करके उतरते हैं, और बस को जो डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके उतरते हैं तो आपको गिरने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर कभी भी मूविंग बस से मजबूरन में उतरना पड़ रहा हो तो क्या करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी बस मूव कर रही है उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो गिरने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है उसको भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक और लास्ट चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक शॉर्ट मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। थैंक यू।